गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। घुसपैठ पर बोले एसआईआर में सिर्फ घुसपैठियों के वोट कटे। निजी हित में घुसपैठियों का साथ दे रहा है विपक्ष। एसआईआर के बाद अब सिर्फ 3 आपत्तियां ही आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी ने पीएम नहीं पूरे देश का अपमान किया है। छठी मैया के भक्त देंगे इसका जवाब। राहुल जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना प्रचंड खिलेगा। राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को देहरादून आने जा रहे हैं पीएम मोदी। एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम के दौरे की तैयारी में जुटा है पूरा प्रशासन। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बिहार में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। मोतिहारी के कल्याणपुर और हरसिद्धि में करेंगे चुनावी जनसभाएं। 5 करोड़ में कराए गए जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट अधूरी निकली। देहरादून नगर निगम की प्रॉपर्टी पता करने के लिए कराया गया था सर्वे। सिर्फ घरों और व्यावसायिक प्रॉपर्टी का सर्वे कर थमाई गई रिपोर्ट। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को अब पीएम मोदी देहरादून आने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो गया है। देहरादून के एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी के 11 नवंबर को देहरादून के आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। वहीं अब जिला प्रशासन पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दूसरी बार बिहार में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोतिहारी, इसके अलावा हरसिद्धि में जनसभा करेंगे। मोतिहारी के कल्याणपुर जाएंगे, हरसिद्धि में भी रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी दूसरी बार मुख्यमंत्री धामी के द्वारा। देहरादून में नगर निगम ने जीआईएस इस उद्देश्य से कराई कि हर प्रॉपर्टी पर नजर रखेंगे वो। साथ ही नगर निगम की जिन प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया गया उसे खाली कराएंगे। लेकिन सर्वे रिपोर्ट देखकर माथा पीटने के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगा है। रिपोर्ट देखिए आप। बड़े देहरादून नगर निगम ने साल 2022 में अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी और हाउस होल्डर की गिनती के लिए रामटेक नाम की निजी कंपनी को जीआईएस का सर्वे का काम सौंपा था। कंपनी को 5 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए गए थे कि वो ये पता करें कि कौन सा घर रेसिडेंशियल और कौन सा कमर्शियल है, साथ ही निगम की कौन सी जमीन कब्जे में है, कितने नाले खाले और कहां-कहां अतिक्रमण हैं। लेकिन नतीजे देखकर निगम भी हैरान रह गया। कंपनी ने 100 वार्डों में घरों, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की संख्या तो बता दी, लेकिन जिस वजह से सर्वे कराया गया था वो बताया ही नहीं। जैसे ना तो उसने ये बताया कि निगम की शहर में कितनी जमीन है, किस जमीन पर कब्जा किया गया है, किस जमीन को मुक्त कराया गया है। वहीं निगम का कहना है कि इस डेटाबेस से हाउस टैक्स वसूली में मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि जीआईएस सर्वे के माध्यम से भी एक चिन्हीकरण किया गया है संपत्तियों का, तो ये हमारे लिए एक एडेड डेटा सपोर्ट है ताकि हम नई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण आसानी से करा सकें। और अब उन्हीं के चिन्हीकरण में ग्राउंड लेवल पर जो हमारी टीम्स हैं उनको टारगेट देते हुए इस कार्रवाई को कराया जा रहा है। वहीं इस सर्वे पर अब जानकार भी सवाल उठाने लगे हैं कि जिस कंपनी को निगम की प्रॉपर्टी, अतिक्रमण, नाले खाले तक का डेटा देना था वो सिर्फ गिनती तक सीमित क्यों रह गई? क्यों नहीं बताया कि निगम की कितनी जमीन पर कब्जा है? क्या 5 करोड़ रुपए में सिर्फ कागजी सर्वे ही हुआ है?
कि एक ज़माने में नगर निगम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ में उन पर काफ़ी हद तक अतिक्रमण भी हुआ। लेकिन ये जो पूरा GIS सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इसमें अधिकांश जानकारियाँ जो आई हैं वो पुराने और नए वार्ड्स के हाउस होल्ड्स को लेकर और इस किस्म की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको लेकर के आई है। लेकिन नगर निगम की क्या प्रॉपर्टी थी, नगर निगम की वर्तमान की क्या प्रॉपर्टी है, ये चूँकि सारी की सारी जानकारी उस GIS सर्वे से सिरे से लापता है। देहरादून नगर निगम का ये GIS सर्वे गेम अब सवालों के घेरे में है। डेटा अधूरा, प्रॉपर्टी की लिस्ट गायब और 5 करोड़ का हिसाब भी अधर में। अब देखना होगा कि निगम जांच करवाएगा या इस सर्वे का डेटा भी किसी फाइल में मर्ज होकर रह जाएगा। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हर की पैड़ी पर मामूली सी बात पर 3 महिलाएं आपस में भिड़ गईं और तीनों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तीनों महिलाएं जमकर भिड़ती हुई नजर आई, लात घूंसे चले हैं और थप्पड़ बरसाए गए हैं एक दूसरे को। ये गंगा घाट आने वाले श्रद्धालुओं का हाल है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी हैं महिलाएं। तीनों की आपस में हुई इस भिड़ंत का आसपास के लोगों ने जमकर वीडियो बनाया। कई वीडियोस वायरल हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। शांति भंग करने की धारा में चालान काटा है। तीनों महिलाएं माफी मांग भी रही हैं बाद में। और ये बढ़ते आगे, रुड़की की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिरान कलेर इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आरोप है कि एक युवक बिजली के तारों की चोरी करने के इरादे से खंबे पर चढ़ गया, तो वहीं युवक ने 2 तार काट लिए, जिसके क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। तभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली फॉल्ट जानने की कोशिश की और दोबारा से बिजली को चालू किया, जिससे युवक करंट से झुलस गया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने झुलसे हुए चोर को क्रेन के माध्यम से नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया। चोर का दूसरा साथी फिलहाल फरार है। राज्य स्थापना के 25 साल पर सरकार जहां अलग अलग प्रोग्राम कर रही है, तो वहीं राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस अपने अलग प्रोग्राम की तैयारी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 25 साल होने के मौके पर रजत जयंती के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। जिस बीजेपी ने राज्य बनाया वो इस मौके को उत्सव के तौर पर बना रही है। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो सरकार के सभी विभागों ने अपने अपने प्रोग्राम प्लान किए हैं। वहीं इससे हटकर कांग्रेस भी अपने प्रोग्राम प्लान कर रही है। कांग्रेस की तैयारी 11 की बजाय 15 दिन पूरे प्रदेश में प्रोग्राम करने की है, पर अब तक दिल्ली से इस पर मोहर नहीं लगी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अलग काम करती है, सरकार के प्रोग्राम को वो अपना नहीं मानती। वहीं कांग्रेस ने इस पर जवाब दिया है। आज हमारे कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का या केंद्रीय कोई नेता उसमें नहीं आते हैं। ये एक तुच्छ मानसिकता का परिचायक है और लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। राज्य बनने का पूरा 25 साल का जो रजत जयंती का कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम होंगे, उसमें आमंत्रित किया जाएगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी भागीदारी निभाएगी, लेकिन भैया अगर नहीं बुलाएंगे तो बिना बुलाए मेहमान की तरह तो हम जाएंगे नहीं। कांग्रेस अपने कार्यक्रम घोषित करेगी। कल पूरा पखवाड़ा हम मनाएंगे, रजत जयंती पखवाड़ा मनाएंगे। रजत जयंती वर्ष के प्रोग्राम 1 नवंबर से शुरू होंगे। इगास पर्व के साथ शुरुआत होगी तो 11 नवंबर को सबसे बड़े प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। अब इस मौके पर कांग्रेस के अलग से प्रोग्राम करने का प्लान बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य की धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा मजेदार बयान दिया। हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी से जब पत्रकारों ने कैबिनेट विस्तार पर सवाल पूछा तो पहले वो इससे बचते हुए नजर आए, लेकिन फिर पूछने पर बोल गए कि कम मंत्रियों के कारण खाली खाली सा लगता है।
लेकिन विस्तार होगा, इस सवाल को वो मुख्यमंत्री पर डालकर टाला। कैबिनेट मंत्री विस्तार नहीं करता ना। नहीं चर्चा नहीं हो रही क्या सर? मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत छोटे व्यक्ति से और इतना बड़ा सवाल कर दिया कि मैं इस उत्तर देने के लायक खाली नहीं लग रहा है सर आपको? अपना साथी नहीं है, खाली तो नहीं लगता, कुर्सियां खाली नहीं लग लेकिन रही। आपके पड़ोस में अगर ना हो, आपका पड़ोस खाली हो, आपको अपना घर खराब लगता होगा ना। जी मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन मैं कहता रहा हूँ ये केंद्रीय सत्य माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, तो उनसे पूछेंगे तो बेहतर है। 2027 की जंग के लिए बीजेपी ने अपने युवा मोर्चा की टीम फील्ड में उतार दी है, जो युवाओं के बीच जाकर सरकार की विकास योजनाओं को बताएगी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेगी। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने अपने युवा मोर्चा की टीम फील्ड में उतार दी है। पार्टी 1 बूथ 20 यूथ पर काम कर रही है, जिसमें एक बूथ पर 20 युवाओं की टीम जाकर पार्टी लाइन पर काम करेगी। इसके लिए युवाओं की टोली उतारी जा रही है। 1 बूथ 20 यूथ की संरचना बनाएंगे कि जिसमें प्रत्येक बूथ में हमारे साथ 20 युवा जुड़ेंगे और वो मिलकर संगठन का विस्तार करेंगे। लगातार उसमें राष्ट्रवाद से प्रेरित जो हमारी राजनीतिक विचारधारा रही है उसका विस्तार होगा। 2027 में हम चुनाव में फिर से कूद रहे हैं। 2026 एक चुनावी वर्ष के रूप में हमारे बीच होगा। युवाओं को साधने की बीजेपी प्लानिंग कर रही है, लेकिन बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है। संगठन में उसके पास दमदार युवा चेहरों की कमी है। हालांकि बीजेपी नेता मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे हैं जो युवा और जनता की पसंद है। मंत्रिमंडल प्रदेश का देख लीजिए, उसमें हमारे बहुत लोग युवा हैं। हमारे पूरी प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी पदाधिकारी आई हैं उसमें हमारे लोग युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है मुझे लगता है। और संगठन भी युवा हो सकता है, हमारा प्रमुख संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया भी है। उत्तराखंड में 36 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं जो किसी का भी गेम बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में पार्टी का पहला फोकस युवाओं को साधने पर है। इसके लिए यूथ विंग को मोर्चे पर उतारा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून स्थित लेखक गांव में 3 से 5 नवंबर तक स्पर्श हिमालय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के आयोजक पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक हैं और महोत्सव में 60 से अधिक देशों के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और युवा रचनाकार शामिल होंगे। महोत्सव का उद्घाटन 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे और महोत्सव के तीनों दिन साहित्य, संस्कृति और कला पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। निशंक ने बताया है कि महोत्सव का उद्देश्य भारतीय साहित्य, संस्कृति और कला को कोने कोने तक पहुंचाना है। समापन पर सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जो कि 5 नवंबर को होगा। जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे। ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को मंथरा कहा, तो बीजेपी ने कांग्रेस को नेहरू खानदान की पिछलग्गू नकली कांग्रेस का बता दिया। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 2027 के चुनावी रण की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर शब्दों के तीर चला रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को मंथरा बताते हुए कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने और गॉडसे की पूजा करने वाली पार्टी जनता को बरगलाकर और डराकर सत्ता में आई है।
कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को नकली कांग्रेस बता दिया और कहा कि कांग्रेस तो महज नेहरू खानदान की पिछलग्गू वाली पार्टी है। भाजपा पूरी की पूरी मंत्रा है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, जो नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहते हैं, उन लोगों का शासन इस देश में है। और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। वो लोगों को भड़काकर अपने साथ ले लेते हैं, किसी को डरा के लेते हैं, संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। कि नेहरू और नेहरू के परिवार की जो कांग्रेस है, नकली कांग्रेस है। इन्होंने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी उनको याद ही नहीं किया। आज ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये नकली कांग्रेस ऐसी बातें न करे, क्योंकि 75 साल तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार में पार्टी को छोड़ करके और उस पार्टी का राज इस देश में किया। और आज उसी पार्टी के इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी बताती है कि उत्तराखंड की सियासत अब चुनावी मोड में आ चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के इस जंग में दोनों ही पार्टियां 2027 के चुनावी नैरेटिव को सेट करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में हर दिन करीब 4000 यात्री बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अभी तक 15,70,000 यात्री बद्रीनाथ धाम दर्शन करके लौट चुके हैं। उत्तराखंड के 2 लोक पर्व अब बड़ी पहचान बना चुके हैं। बीजेपी ने इन त्योहारों को इस कदर भुनाया कि आज हरेला और इगास बड़े स्तर पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है, जिसे पार्टी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। रिपोर्ट देखिए। लोक पर्व इगास को इस बार भी बीजेपी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। विधायकों सांसदों की ड्यूटी क्षेत्रों में लगाने से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इगास को गांव में मनाने का टारगेट दिया गया है। 1 नवंबर को जहां सीएम आवास पर इगास का कार्यक्रम होगा, वहीं बीजेपी ने अपने बूथ मंडल पर भी इगास मनाने का आह्वान किया है। कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे एक आयोजन इगास का होगा ही। उसमें भेलो नृत्य है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐसी सारी चीज़ें उसमें भी रहेंगी। और जो लोग जहाँ आयोजन इसका करेंगे, अपने आवास पे भी कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ लोग अपने गांव में जाके करेंगे। दरअसल पिछले कुछ साल में देवभूमि के लोक पर्व हरेला और इगास को एक बड़ी पहचान दिलाने में बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई है। उसका नतीजा ये रहा कि अब दूसरी किसी पार्टी के पास ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे वो इन लोक पर्व के सहारे राजनीति को आगे बढ़ा सके। बीजेपी का मानना है कि जनता को उनकी संस्कृति से जोड़ना और नई पीढ़ी को लोक पर्व का महत्व बताना जरूरी है। जब तक हम अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों को नहीं समझेंगे, अपनी पीढ़ी को नहीं देंगे, अब जो बच्चे मैदान में शहरों में पैदा हो रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता इगास क्या हुई, बग्वाल क्या हुई। तो हमारी वो संस्कारों से, जमीनी संस्कारों से, हमारी परंपराओं से पीढ़ी दूर हो रही है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपनी पीढ़ी को अपनी परंपराओं से, अपने वार त्योहारों से, ये वार त्योहार क्यों आते हैं, ये एकजुटता के लिए आते हैं। इस साल 1 नवंबर को इगास का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक संगठन से लेकर कला संस्कृति से जुड़े लोग भी तैयारियों में जुटे हैं, ताकि लोगों के बीच में उत्तराखंड के इस लोक पर्व की छटा पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के चौकुटिया में पिछले 28 दिनों से बदहाल स्वास्थ्य के लिए अनशन चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इसी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर अल्मोड़ा वासी। स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक करने की मांग की जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी अब देखिए बुधवार को इन अनशनकारियों से मुलाकात करने पहुंचे। उनकी मांगों का समर्थन किया गया। हरीश रावत ने कहा है कि मैंने खुद आज स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और उनसे कहा है कि उप जिला चिकित्सालय की वित्तीय सहायता भेज दें।
छत लगाने के लिए राजी नहीं है। करोड़ों रुपया लग गया, विधान दिखा दिया, वही तो है। और आज किसी की हिम्मत नहीं है जो ना कह दे कि मैं आज वहां अनशनकारियों से मिला और वहीं से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया कि उन्होंने जो उप जिला चिकित्सालय खोला है उसकी वित्तीय स्वीकृति भी भेज दे, 2-4 लाख की टोकन मनी के साथ ही। अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी में सिल्ट जमा होने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सिंचाई विभाग और जल संस्थान समस्या के समाधान की अब इसकी कोशिश भी कर रहा है। अल्मोड़ा में पेयजल की भारी किल्लत रहती थी, लेकिन कोसी नदी में बैराज बनने के बाद ये दिक्कत धीरे धीरे कम हुई। मगर अब बैराज में इतनी अधिक सिल्ट जमा हो गई है जिससे बैराज के पानी को स्टोर करने की क्षमता में कमी आ गई है। पिछले 2 साल से कोसी नदी से सिल्ट साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। कोसी बैराज में सिल्ट जम गई है, जिसको पिछले साल हमने हटाने का प्रयास किया था, परंतु पानी बहुत कम होने के कारण हटा नहीं पाए थे। इस बार हमने जल संस्थान के साथ ज्वाइंट विजिट ऑलरेडी कर ली है और हम नवंबर से जनवरी के बीच में जल संस्थान से क्लोजर मांगते हुए इसकी डिसिल्टिंग का काम। डैम से सिल्ट की सफाई के लिए पानी के लेवल के कम होने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर जल संस्थान का कहना है कि कोसी नदी से सिल्ट निकालने के दौरान पानी की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए प्लान बनाया गया है। सिंचाई विभाग से हमारा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें एक कॉफर डैम बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारी अल्मोड़ा नगर की पेयजल आपूर्ति वो बाधित ना हो। अभी हमारी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है, हमने उसका प्राविधान भी कर लिया कॉफर डैम का। जैसे ही हमारा लेवल डाउन मिलता है हमें कॉफर डैम बनाने के लिए, हमारा कॉफर डैम तैयार हो जाएगा और सिंचाई विभाग अपना काम कर सकता है। अब देखना होगा कि सिंचाई विभाग की कोसी से सिल्ट निकालने की कोशिश क्या इस बार कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। आपदा के समय राहत कार्यों को तेज और असरदार बनाने के लिए एसडीआरएफ ने एक नई पहल शुरू की है। अब हर गांव में तैयार होंगे आपदा मित्र, जिन्हें दी जाएगी एक खास बुक। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड एसडीआरएफ हर गांव में आपदा मित्र तैयार करने जा रही है और इसके लिए खास ट्रेनिंग होगी। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए एक विशेष बुक तैयार की है जिसमें आपदा के दौरान काम आने वाले टूल्स और उनके इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी गई है। अब एसडीआरएफ की टीमें हर गांव में जाकर आपदा मित्रों को ट्रेन कर रही हैं। बहुत आसान शब्दों में जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लोग समझ पाएँ, उस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिजास्टर रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो। कोशिश ये है कि जो डिजास्टर का जो काम है उसमें जो आम पब्लिक है वो उसको भी हम जोड़ पाएँ। हर साल उत्तराखंड आपदाओं से जूझता है, ऐसे में एसडीआरएफ की ये पहल स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूती देगी। आपदा मित्र भी इस पहल को सराह रहे हैं। ये बुक बन रही है, वो कहीं न कहीं पे बहुत कारगर साबित होगी और जो भी वॉलंटियर्स होंगे स्थानीय, तो उन्हें जो जब ये बुक बन जाएगी तो इससे जो काफी जो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से जो सब ये चीजें है जो सीखी। हर गांव में ट्रेंड आपदा मित्र और उनके पास ये खास बुक होगी। एसडीआरएफ की ये पहल आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर नई दिशा दे सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की में सोमवार की हुई युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में मौरी और पुरोला के कई गांव में जंगली सुअरों की दहशत है। ग्रामीण बड़ी संख्या में फसलों के नुकसान से परेशान है। नैनीताल के लिए स्टेट वैक्सीन संस्थान पटवाडागर की जमीन पर उसका सर्वे हो गया है। 3 विभागों को यहां की जमीन का आवंटन करने की प्रक्रिया चलाने के आदेश दिए गए थे। हरिद्वार में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने निर्माणाधीन गंगा घाट का जायजा लिया। काम में लापरवाही पर कार्रवाई की बात की।
पौड़ी डीएम ने जिले में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की समीक्षा की है और 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने संगठन के चुनाव को शुरू कर दिया है, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रभारी ने अल्मोड़ा में युवाओं के साथ बैठक की है और चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया। सीएम धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में भूकंप और दूसरी आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। बद्रीनाथ नगर पंचायत फास्टैग में लखपति बन गई है। पूरे सीजन में नगर पंचायत को 88 लाख रुपए के करीब आय हुई। और उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके बाद करीब 2.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं 8 बजे की स्पेशल खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आजम खान से इरफान सोलंकी ने मुलाकात की। पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रही मौजूद। मुलाकात के बाद में बोले इरफान सोलंकी, सियासी नहीं पारिवारिक मुलाकात, आजम से हमारे पारिवारिक संबंध। आजम खान और तंजीन बरेली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। कई घरों पर चला बुलडोजर, नोटिस देने के बावजूद नहीं हटाया था अतिक्रमण। छावनी परिषद की जमीन पर अतिक्रमण किया गया। मेरठ में युवक ने 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत की घटना का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी हुआ गिरफ्तार। वाराणसी में टला बड़ा हादसा, गंगा में नाव से यात्रा कर रहे यात्री फंस गए। एनडीआरएफ में जवानों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के ललिता घाट का मामला। लखनऊ के शहीद पथ पर चलती कार पर फायरिंग का आरोप लगा है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुरानी रंजिश में फायरिंग का आरोप लगा। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। दुकानें कराई जा रही खाली। पीडब्ल्यूडी और साथ ही पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। हरदोई में पिकअप की टक्कर से ऑटो चालक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। हरदोई शराब ठेके के पास में हादसा हुआ। मथुरा के थाना जमुना पार पर बिजली कनेक्शन को लेकर मारपीट हो गई। महिला के साथ में मारपीट का आरोप लगा। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में मालगाड़ी का इंजन डिरेल हो गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मथुरा की छाता तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लात और घूंसे चले। मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सहारनपुर में मुस्लिम परिवार पर हिंदू लड़की को जबरन अपने घर में रखने का आरोप लगाया। हिंदू संगठन के लोगों और परिजनों ने युवक के घर पर धरना दिया। मुस्लिम युवक को कोर्ट ने पहले ही 20 साल की सजा सुनाई थी। मेरठ में सेना से भगोड़ा सिपाही राजेश गिरफ्तार। राजेश कुमार 25,000 का इनामी है। सेना के अफसरों के घर चोरी का आरोप लगा है। राजेश के खिलाफ चोरी के 16 मुकदमे दर्ज। अमरोहा में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 6 गाड़ियां बरामद की गई। किराए पर लगाई गाड़ियां बेच देते थे आरोपी। मेरठ में लड़कियों से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। भीड़ ने आरोपी की पिटाई की है। पुलिस ने आरोपी महबूब को गिरफ्तार किया। आजम खान से इरफान सोलंकी ने मुलाकात की। पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रही मौजूद। मुलाकात के बाद में बोले इरफान सोलंकी, सियासी नहीं पारिवारिक मुलाकात, आजम से हमारे पारिवारिक संबंध। आजम खान और तंजीम फातिमा की बढ़ सकती है मुश्किलें। फर्जी तरीके से स्कूल की मान्यता लेने के मामले में आरोप तय किए गए। 10 नवंबर को आ सकता है फैसला। अमरोहा में महिला की हत्या के मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर की थी महिला की हत्या। मथुरा में एमएलसी योगेश नोहबार पर आरोप लगे हैं। फर्जी रजिस्ट्री कर घर पर कब्जा करने का आरोप लगा। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई।
मिर्जापुर में एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती महिला को उतारा और महिला ने कीचड़ में दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।